एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएट विद सुरभि। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगेन बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, सेकंड सेमेस्टर का। उनके सिलेबस में है इंडस वैली आर्ट और उनके दो स्कल्पचर्स, डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टडी कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है इसे, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 3300 to 1300 BC. It developed along the Indus River and its tributaries in present-day Pakistan and northwest India. The civilization is famous for its advanced urban planning, drainage system, standardized bricks, highly developed craft traditions. Art in the Indus Valley reflects technical skill, realism, symbolic expressions rather than monumental. सबसे पहले हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो इंडस रिवर के पास, यानी कि एक नदी का नाम है, वैली का नाम है इंडस, जहाँ पे ये सब सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। अब पहले के टाइम पे लोग केव्स के अंदर रह रहे थे, गुफाओं के अंदर रह रहे थे। अब वो एक घरों में शिफ्ट हो चुके थे, प्रॉपर एक जैसे कहते हैं ना कि कॉलोनी बननी शुरू हो गई थी, मार्केट प्लेसेस बन रही थी, घर बन रहे थे ईंटों के। उनको अब थोड़ा सा जो है रहने में, उनके लाइफस्टाइल में जो है एक डेवलपमेंट आई, एक चेंज आया, और उन्होंने एक नदी के पास एक सिविलाइजेशन हम जब तब बोलते हैं जब कुछ लोग वहाँ आके रहने लग जाते हैं। वहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है, जो एक रिहायशी इलाका बन जाता है, वहाँ की जो आर्ट वर्क्स है उसको स्टडी करने का कह रहे हैं। और आज के टाइम पीरियड पे ये सारी ट्रिब्यूटरीज यानी कि वो सारी जगह आज के टाइम पे पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है। तो आफ्टर ऑब्वियसली डिवीज़न के बाद वो पाकिस्तान एरिया वहाँ पे कवर हो गया, इसलिए इंडस नदी जो सिंधु नदी है वो वहाँ पे बहती है। अब दैट इज़ बहुत पहले का टाइम पीरियड है, 3300 to 1300 BC। इसको आप नोट डाउन कर लो। देन उसके बाद इसमें जो मेजरली हमें चेंजेस देखने को मिले वो आए थे अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। वही शहर बसने शुरू हो गए। ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे वाटर फ्लो का एक सिस्टम होता है कि कैसे पानी कहाँ से होके घरों तक पहुँचेगा, और वहाँ की क्राफ्ट स्किल्स, वहाँ का जो काम है वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक था, कितना अच्छा था। हम उस चीज़ के बारे में आगे अब स्टडी करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता चल गया कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जब एक नदी के पास कुछ लोग आकर रहने शुरू हुए और वहाँ पे धीरे धीरे एक सिटी बननी शुरू हुई, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी शुरू हुई, उस चीज़ को हम अब स्टडी करेंगे। तो इसका टाइम फेज़ हम एक बार स्टडी कर लेते हैं कि अर्ली फेज़, मैच्योर फेज़ और लेट फेजेस में क्या डिफरेंस है। अर्ली फेज़ वो होता है जब जस्ट बिगनिंग हुई है, वो आके रहने शुरू हुए हैं, उसका टाइम पीरियड है 3300 to 2600 BC। मैच्योर हड़प्पन फेज़ वो होता है जो पीक लेवल का फेज़ है, जिसमें बहुत सारे आर्ट वर्क्स, स्कल्पचर्स, बहुत अच्छा काम, फाइनेस्ट क्राफ्ट्समैनशिप हमें देखने को मिलती है। वो हमारा पीक लेवल ऑफ टाइम पीरियड है। और लेट हड़प्पन फेज़ होता है डिक्लाइन, जब कोई चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ को हम लेट फेज़ बोलते हैं। तो ये तीन टाइम पीरियड्स जो 3300 से लेके 1300 में डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू देयर फेजेस। आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी। मोहनजोदारो जो मूवी है दैट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया या एक एस्टिमेट मिल सकता है कि कैसा जो है उनका उस टाइम का सिटी प्लान था। इसकी इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं?
हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये उस रिवर के आसपास जो अलग अलग छोटे छोटे शहर कह सकते हो जहाँ पे हमें आर्टवर्क्स देखने को मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, बनावली, ये सारे मैच्योर फेज़ के साइट्स हैं जिनके आर्टवर्क्स हम स्टडी करेंगे। ये आपको टाइम पीरियड्स और सिटीज़ जो भी है, जगह का नाम है, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं ये, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं। अब जो है स्मॉल स्केल ऑब्जेक्ट्स बनते थे, छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती थी। पहले जैसे पत्थरों पे बहुत बड़ा काम हुआ है, अब वो छोटे स्केल पे बन रहा है। थीम्स रिलेटेड टू डेली लाइफ, ट्रेडिंग, रिलीजियस एंड सिम्बॉलिक प्रैक्टिसेस। डेली लाइफ जो हम रोज़ करते हैं, ट्रेडिंग इज़ रिलेटेड टू मार्केट सीन्स, कमर्शियल चीज़ों के रिलेटेड, और रिलीजियस और सिम्बॉलिक चीज़ें जिनको वो पूछते थे उस टाइम पे। दे मेनली फोकस्ड ऑन रियलिज्म, प्रोपोर्शन, फाइन डिटेलिंग। मतलब इतनी एक्यूरेट और इतनी अच्छी चीज़ें बनती थी कि अगर तो फाइन डिटेलिंग है, इट मीन्स दे हैव रीच्ड देयर पीक रियलिज्म, और एक्यूरेट प्रोपोर्शन में काम किया गया है। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ लार्ज टेम्पल्स और मोन्यूमेंटल कल्ट स्टैचूज़। वही कि लार्ज या बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं हुआ है, जस्ट स्मॉल स्केल चीज़ें बनाई गई हैं और डेली लाइफ के रिलेटेड ही ज़्यादातर दिखाया गया है। मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं इन्होंने, ब्रॉन्ज, स्टोन, टेराकोटा और बाकी ये, यानी कि अगर आप मान के चलो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्टली जो काम हुआ है वो मेटल्स के साथ किया गया है। जितने भी हमें स्कल्पचर्स या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, नो डाउट और भी मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं कुछ पॉइंट पे, बट काफ़ी ज़्यादा जो काम किया है वो मेटल्स यूज़ किए हैं अलग अलग। जैसे कि ब्रॉन्ज सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, देन स्टोन जो कि है स्टीटाइट का, एंड देन टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अदर मेटल्स जो हैं कॉपर, गोल्ड, शेल, फेन्स, आइवरी, एजेडन, चर्ट, ये सारे मेटल्स के नेम्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने अपने आर्टवर्क्स में यूज़ किए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने मेटल स्टडी करना ही है दैट इज़ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय है जो कि कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि दो मेटल्स को जोड़ के एक जो आगे मेटल रेडी होता है दैट इज़ ब्रॉन्ज। दैट इज़ यूज्ड फॉर स्कल्पचर्स थ्रू द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो हमारी डांसिंग गर्ल हमने स्टडी करनी है वो भी इसी टेक्निक से बनी है और इसी मेटल के थ्रू बनी हुई है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है ये भी मैं आपको समझा दूंगी उसमें। स्टोन स्टीटाइट एक तरह का पत्थर होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश रस्टी टोन का, जो मेनली सील्स के लिए यूज़ किया गया, सील्स बनाने के लिए उस पर। टेराकोटा इज़ यूज्ड फॉर टॉयज़, एनिमल फिगर्स एंड द अदर मटेरियल्स। ये आप मटेरियल्स याद कर सकते हो कि कौन कौन से है, बट मेनली ब्रॉन्ज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक टेक्निक्स। अब इसमें जो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की है, सबसे पहले आती है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अब ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या होती है, जब हम किसी मिट्टी से एक स्कल्पचर कार्व करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक सीमेंट या पीओपी या कोई भी हार्ड मटेरियल की लेयर तैयार की जाती है और फिर उसको सुखाया जाता है। फिर उसमें से हम ये वैक्स जो है ये बाहर निकाल लेते हैं और बीच में जो है कुछ इस तरीके से ये खाली हो जाती है स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर हम अपना कोई भी मेटल जो है पोर कर देंगे, ये स्पेस उस मेटल के साथ फिल हो जाएगी और फिर इसको हीट किया जाएगा, उससे जो है ये मेटल हार्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बाहर वाली जो दीवार होती है, जो आउटर बाउंड्री हो जाएगी, इसको हम तोड़ देंगे और बीच में से हमारा एक प्रॉपर मेटल का स्कल्पचर बनके रेडी हो जाएगा। तो ये होती है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। इस तरीके से ये बनाया जाता है। आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हो प्रॉपर नेट पर कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है। सो ये मेनली जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए बनाते हैं।
देन देयर इज़ इंटेग्लियो कार्विंग। अब इंटेग्लियो कार्विंग क्या होती है, जब किसी भी पत्थर को, स्टोन को या कोई भी सरफेस को, मेनली ये प्रिंट मेकिंग टेक्निक है, बट फिर भी एक सरफेस को जब हम अंदर से कार्व करते हैं किसी शेप के थ्रू, यानी कि वो चीज़ जो है नीचे डिग हो जाती है और बाकी चीज़ जो है उभर कर आती है, आउटर मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं इंटेग्लियो टेक्निक। ये जब मैं आपको पशुपति सील करवाऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कौन सी टेक्निक है ये। नेक्स्ट, हैंड मॉडलिंग या मोल्डिंग करनी, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग। ऑब्वियसली जब हम ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी का कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें पॉलिशिंग आनी बहुत ज़रूरी है। टेराकोटा के साथ फिगर्स बनती हैं जो कि हाथ से, जैसे पॉटरी का वर्क होता है, हाथ से जब हम क्ले को मोड़ते हैं उस तरीके से बनाई जाती हैं। तो मेनली इसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपने स्टडी करनी है आगे। नेक्स्ट, कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ इंडस आर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। स्कल्पचर्स बने हुए हैं, सील्स, टेराकोटा फिगर्स, पॉटरी, बीड्स, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। ये सारी इंडस आर्ट की अलग अलग हमें मूर्ति कलाएँ हैं या फिर कला है जो हमें देखने को मिलती है इंडस वैली में। स्कल्पचर्स जो बने हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो बहुत ही स्मॉल हैं, स्मॉल इन साइज़। ह्यूमन फिगर्स बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक, प्रोपोर्शनेट विद कॉन्फिडेंट पोस्चर्स बनाई गई हैं। एनिमल फिगर्स डायनामिक और नेचुरलिस्टिक है। टू फेमस स्कल्पचर्स आर डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज एंड प्रीस्ट किंग स्टोन। आपको डांसिंग गर्ल ही है सिर्फ आपके सिलेबस में, ये भी एक स्कल्पचर है, आप इसका सिर्फ नेम याद कर लो, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं ज़रूरत है याद करने की। अब हम आगे डांसिंग गर्ल को स्टडी करते हैं। डांसिंग गर्ल हमारा जो सबसे पहला स्कल्पचर है। सबसे पहले एक तो इंडस वैली का ना आप एक ओवरव्यू ले लो कि आर्ट में है क्या। तो इसका फेज़ और टाइम पीरियड, इसको कौन सी सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, कितने फेजेस हैं इसमें, क्या क्या जगहें हैं, कौन कौन सी जगह पे बनी है, इसके फीचर्स, मटेरियल्स, टेक्निक यूज्ड एंड कौन कौन सी आर्ट फॉर्म्स हमें मेनली देखने को मिलती हैं, कौन कौन से स्कल्पचर्स हैं। जिसमें से सबसे पहला है आपको डांसिंग गर्ल। Dancing Girl is one of the most famous bronze sculptures of Indus Valley Civilization. It was discovered at Mohenjo-daro, जहाँ पे डिस्कवर हुआ है in 1926. The figure is made of bronze using the lost wax casting technique. अब यहाँ से आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए कि सबसे पहले टाइम पीरियड क्या है, 1926, कौन सी जगह पे मिला, मोहनजोदारो, मीडियम क्या है, ब्रॉन्ज, टेक्निक कौन सी यूज़ करी है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए यहाँ पे। दिस वाज वन ऑफ द फेमस स्कल्पचर्स। ये डांसिंग गर्ल की फिगर है, इसको आप ध्यान से अच्छे से देख लो, इसके प्रोपोर्शंस देख लो कि कैसे ये बनी हुई है और क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है वो आगे हम स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो हाइट है दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। इट डिपिक्ट्स अ यंग गर्ल स्टैंडिंग इन अ कॉन्फिडेंट पोस्चर. One hand is placed on her hip while the other hangs loosely. She wears multiple bangles on one arm and a necklace. The body posture suggests movement and rhythm. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो साइज़ है यानी कि जो हाइट है इसकी दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखोगे वन हैंड इज़ ऑन हिप एंड अदर इज़ हैंगिंग लूजली। उसके बाद इसकी ये आर्म देखो, शी इज़ वियरिंग सो मैनी बैंगल। शोल्डर से लेके रिस्ट तक कितनी सारी बैंगल्स डाली हुई हैं, गले में नेकलेस तक डाला हुआ है, पीछे आप हेयर देखो कितने ज़्यादा स्टाइलाइज्ड हैं और इसका बॉडी प्रोपोर्शन चेक करो कितने कॉन्फिडेंटली शी इज़ स्टैंडिंग एंड looking like a young dancing girl with a confident posture or movement or rhythm we can depict from her body language.
अब आप इसका आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस देख लो कि एक आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट से क्या ज़रूरी है। दैट इज़ कि उस टाइम पीरियड पे ब्रॉन्ज मीडियम में उन लोगों ने जो कास्टिंग करी है, उनकी जो नॉलेज है उस टाइम की बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि एक मेटल के थ्रू उन्होंने इतनी अच्छी स्कल्पचर को कार्व किया है। दैट शोज़ रियलिज्म, कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी, सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डांस म्यूज़िक कि उस टाइम पे भी हड़प्पन सोसाइटी में कल्चरल और ट्रेडिशंस में डांस और म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस को प्रेफरेंसेस मिलती थी। इसीलिए उन्होंने अपने डेली लाइफ सब्जेक्ट में एक डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर रेडी किया है। सो इट इज़ कंसिडर्ड द मास्टर पीस ऑफ एन एशियंट मेटल आर्ट कि उस टाइम पीरियड पे जो मेटल में काम किया गया है उसमें से सबसे अच्छा काम जो है वो ये स्कल्पचर है। तो ये तो हो गया हमारा डांसिंग गर्ल के रिलेटेड जो भी आपने ये अभी स्टडी किया है। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। अब वी विल गो टू आवर सेकेंड पॉइंट दैट इज़ पशुपति सील। उससे पहले हम सील्स के बारे में जान लेते हैं। सील्स बहुत तरह की होती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, अलग अलग शेल्स भी होते हैं। कुछ सील्स में छोटे छोटे स्टोन्स पर्ल्स मिलते हैं जिसमें मोती वो भी हो सकते हैं। सील्स आर द मोस्ट न्यूमरस आर्ट ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन इंडस वैली। अब रिवर के आसपास हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको सील्स भी देखने को मिलेंगी। दे आर यूजली स्क्वायर इन शेप एंड मेड ऑफ स्टेटाइट। अब इसमें इन्होंने शेप बताई है और मीडियम बताई। हमने पीछे स्टडी किया था कि स्टेटाइट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोन। सो ज़्यादातर सील्स में एनिमल फिगर्स, इंस्क्रिप्शंस जो कि इंडस स्क्रिप्ट में है और कुछ ह्यूमन फिगर्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप यूजुअली कॉमनली ऐसी सील्स निकालोगे इंडस वैली आर्ट की तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसी मटेरियल में ही बनाई गई हैं सील्स। पर्पस क्या था? अब सील्स उन्होंने बनाई क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यूज्ड फॉर ट्रेड और कमर्शियल आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि जब वो मार्केट्स में जाते थे तो ट्रेडिंग करने के लिए दे नीड कॉइन्स। कुछ भी सामान खरीदने के लिए आपको सिक्कों की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसके एक्सचेंज में भी उन्होंने सील्स बनाई और उस सील्स पे कुछ ना कुछ कार्व कर दिया गया उनको एक इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनकी एक वैल्यू तय करने के लिए। तो इसीलिए ये ट्रेड पर्पसेस के लिए भी बनाई गई थी। इट मे हैव फंक्शनड एज ओनरशिप मार्क्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। हो सकता है कि कुछ ओनर्स की भी वहाँ पे मार्क्स हों, लाइक कुछ निशानियाँ वहाँ पे बनाई हों। पॉसिबली यूज्ड एज एम्यूलेट्स और फॉर रिलीजियस पर्पसेस। एम्यूलेट्स ज्वेलरी की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इंडस स्क्रिप्ट एंड सिम्बॉलिक थिंकिंग। इंडस स्क्रिप्ट जैसे हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं ना कि अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं ऐसे, तो उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट्स होती थी उनको इंडस स्क्रिप्ट का नाम दे दिया गया था। तो मेनली पर्पस क्या था सील्स का? सील्स क्यों बनाई गई? ट्रेड एंड कमर्शियल चीज़ों के लिए। अब क्या क्या चीज़ें सील्स के ऊपर पाई जाती थी? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आप सबको पता होगा। बुल, एलिफेंट, राइनासोर्स, टाइगर एंड मिथिकल एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो उनके कल्चर और रिलीजियसली जो रिलेटेड होंगे वो, और ये जो कॉमन एनिमल्स हमें देखने को मिले हैं सील्स के ऊपर वो। अब हम पशुपति सील को स्टडी करेंगे। अब अभी तक जो आपने पढ़ा है दैट इज़ अबाउट कॉमन सील्स जो मोस्टली हमें इंडस वैली में पाई गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पशुपति सील क्या है। पशुपति सील वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। अगेन इसका टाइम पीरियड वही है 1926। डांसिंग गर्ल का टाइम पीरियड था 1926, उसमें डिस्कवर की है, मोहनजोदारो की जगह पे डिस्कवर हुई है। इट इज़ मेड ऑफ स्टीटाइट। अगेन ये एक स्टोन है एंड डेट्स टू मच्योर हड़प्पन फेस। पीक टाइम पीरियड पे हड़प्पा के बनाई गई है। एंड द सील शोज अ सेंट्रल सीटेड फिगर सराउंडेड बाय द एनिमल्स।
एनिमल्स के साथ जो है सराउंडेड है। इसकी लोकेशन, टाइम पीरियड, मटेरियल यूज्ड। अच्छा, आप इसकी मेरे को टेक्निक ना कमेंट्स में लिख के बताना कि ये कौन सी टेक्निक में बनाई गई है। इसकी टेक्निक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप याद कर लेना। दिस इज़ द पशुपति सील। इसमें अब हम चीज़ें एक बार ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ी सी ब्रोकन है यहाँ से इस वाले एरिए से। तो इसमें अब क्या क्या बना हुआ है, सबसे पहले टॉप पर अगर आप देखोगे, दीज आर दी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होता है जो इंडस स्क्रिप्ट की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ। दिस इज़ एलिफेंट, दिस इज़ टाइगर, ये राइनासोर है और ये बुल है। देखो बुल के सींग होते हैं, तो उस वजह से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये बुल बना हुआ है। और सेंटर में अगर आप देखोगे तो एक फिगर जो है बैठी हुई सिटिंग पोजीशन में दिखाई गई है, जिसके नीचे गोट्स बनी हुई हैं, गोट। तो ये अब आप देख लो यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, एलिफेंट, टाइगर, नीचे गोट्स हैं, इधर बुल, राइनासोरस, ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं एंड सेंटर में एक फिगर बैठी हुई दिखाई गई है जिसके ये हॉर्न्स बने हुए हैं। These horns are like a headdress or a crown of that person. इसकी हम एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेंट्रल फिगर सीटेड इन अ योगिक पोस्चर, यानी कि क्रॉस लेग करके बैठे हैं। फिगर्स अपीयर टू हैव हॉर्न हेडड्रेस सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, rhinoceros and buffalo. Two deers or antelopes are appear below the seat. Indus script symbols appear at the top. टॉप के ऊपर वही जो हमने चीज़ें अब पढ़ी यहाँ पे कि योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, गोड्स, एनिमल्स बने हैं, ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी है और हॉर्न हेडड्रेस डाला हुआ है। तो ये पशुपति सील की डिस्क्रिप्शन जो आपको दिख रहा है। अब इसको और हम क्या बोलते हैं, पशुपति सील को प्रोटोशिवा या लॉर्ड ऑफ एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है। पशुपति नाथ अगर किसी ने वर्ड सुना हो तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये पशुपति सील किसके बारे में होगी। तो इसको हम और लॉर्ड ऑफ बीस्ट, बीस्ट का मतलब भी एनिमल ही होता है, उसके नाम से भी जानते हैं। It represents early religious and yogic practices. Some scholars see it as symbolic or tribal deity, कि उनकी शायद हो सकता है पूजनीय देवता की तरह उनने बनाया हो। It indicates complex religious ideas in हड़प्पन culture. अब इससे हमें ये क्लियर हो गया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो किसी एक पर्सन को नहीं पूजते थे, वो बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे डिफरेंट फिगर्स को पूछते थे, जिससे हम एक पर्टिकुलर डाइटी का आइडिया नहीं लगा सकते। तो ये लाइन इज़ ऑल अबाउट दैट। इसको अगर आप नहीं भी लिखो तो इट्स फाइन। नेक्स्ट, अब आपने पशुपति सील के बारे में पढ़ लिया। इज़ देयर एनी क्वेश्चंस लाइक कि क्या है क्या नहीं है। और एक और चीज़ कि जो ये पशुपति सील बनी हुई है, अगर आप इसे ध्यान से देखो ना, तो दिस इज़ लाइक एन इंटेग्लियो प्रोसेस। इंटेग्लियो प्रोसेस में बनी हुई है ये। अब जिसमें से जो है कि सेंटर में इसको कार्व्ड किया हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। और ये चीज़ें जो है उभर के बाहर आ रही हैं, बाहर निकल के जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे आप ना यहाँ पे देखो, ये जो राइनासोरस है ना, इसकी ये लाइन चेक करो, ये दिख रही है ना, अंदर को धसी हुई है। ये एक्स की लाइन देखो अंदर धसी हुई है, ठीक है। ये यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कार्व्ड है आउट ऑफ दैट। तो ये है पशुपति सील की डिस्क्रिप्शन। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे टेराकोटा फिगर्स मिलती हैं जिससे एनिमल्स टॉयज़ बनाते थे। हैंडमेड इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निक कि क्ले को जब हम तोड़ मरोड़ के कुछ चीज़ बनाते हैं उसको कहते हैं
इट रिफ्लेक्ट्स एवरीडे बिलीव्स एंड डोमेस्टिक लाइफ होती है जो डेली लाइफ में वो लोग कर रहे हैं. पॉटरी एंड डेकोरेटिव आर्ट, व्हील के ऊपर बनाते थे. इट इंक्लूड्स ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस. रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइंस इज़ कॉमन. ये एक तरह की पॉटरी है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, डिज़ाइन है. पॉटरी शोज़ बोथ यूटिलिटी एंड एस्थेटिक सेंस. बर्तनों में ज़्यादातर देखने को मिली है. सो ये कैसे काम होता था? सबसे पहले दे कलेक्ट द रॉ मटेरियल, देन उसकी क्राफ्ट्समैनशिप होती थी, यानी कि जो वहाँ के कारीगर थे वो काम करते थे, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते थे, कार्विंग, मोल्डिंग. फिर उसके बाद एक फिनिश्ड ऑब्जेक्ट रेडी होता था, स्कल्पचर, सील या कुछ भी ज्वेलरी की टाइप, और फिर उसे बेचा जाता था या फिर अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया जाता था जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी. तो यहाँ से जो है ना, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से मार्केट और ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया कि कैसे चीज़ों को बेचा, सेल किया जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है. What is the importance of Indus Valley art? It helps us understand the social life and beliefs because अब से पहले जो लोग रह रहे थे वो नेचुरल वे में रह रहे थे. आदि मानव टाइप्स कह लो, जो हमने भीमबेटका केव्स में पढ़े हैं कि वो किस तरीके से वहाँ पे रह रहे थे बिना कोई साधन के. और यहाँ पे एक सोशल लाइफ डेवलप हुई, अर्बन सिटी डेवलप हुई, एक प्रॉपर थिंकिंग और प्लानिंग के साथ चीज़ें करने लगे ये लोग. एंड इट रिफ्लेक्ट्स दी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ हड़प्पन पीपल, कि उनमें जो उनका दिमाग था वो कितना तेज़ था. इट प्रोवाइड्स दी एविडेंस ऑफ कल्चरल कॉन्टीन्यूटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. यहाँ से कल्चरल एंड ट्रेडिशंस की हमें थोड़ी सी नॉलेज आनी शुरू हुई कि कुछ भी रैंडमली नहीं बन रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ. Important points to remember: Indus art is very realistic, technically advanced, no large scale religious monuments found. सारी small या छोटी या कुछ एक हद तक चीज़ें बन रही थी, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी, चाहे वो स्कल्पचर्स ही हों. ब्रोंज कास्टिंग शोज़ दी मेटलर्जिकल एक्सपर्टीज़, इसको बनाना कितना डिफ़िकल्ट है उस टाइम पीरियड में. Seals are key to understand the trade and religion. Dancing Girl and Pashupati Seal are two most important artworks found in Mohenjo-daro, टाइम पीरियड 1926. और कौन कौन से मटेरियल और टेक्निक में बनाए गए हैं. थिंग्स टू रिमेंबर. Conclusion: The art of the Indus Valley civilization represents one of the earliest expressions of human creativity in South Asia. Though simple in scale, it's rich in technique, realistic and symbolic. Artifacts like seals and sculptures reveal a sophisticated society with advanced skills, deep symbolic thought, and a strong sense of design and balance. यानी कि फाइनेस्ट क्राफ्ट्समैनशिप इन सिंपल लैंग्वेज जो आपने लर्न करना है, कि बहुत अच्छा काम जो हमें देखने को मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में. इंडस वैली आर्ट क्या है, कौन कौन से फेजेस थे, उनका टाइम पीरियड क्या था. उसके बाद डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है, कौन से मेटल में बना है, क्या डिपिक्ट किया है. फिर पशुपति सील, क्या चीज़ें बनी है, कौन कौन से एनिमल्स दिखाए गए हैं, सील्स का मतलब क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ करी जाती थी. देन उसके बाद और कौन कौन से स्कल्पचर्स मिले हैं, पॉटरी और टेराकोटा में क्या काम किया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और ये कौन से थीम पे काम किया गया है. इंडस वैली के थीम कौन सा था, डेली लाइफ एंड डोमेस्टिक लाइफ के बारे में. सब्जेक्ट मैटर या थीम इसका क्या आएगा, हमारी उनकी जो डेली लाइफ थी, कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे, उन चीज़ों को डिपिक्ट किया गया इंडस वैली आर्ट में. आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्वेरीज है और एनीथिंग दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड, यू कैन कमेंट डाउन बिलो.
Thank you so much for watching this video, and please subscribe and like to this video.